एम्स हॉस्पिटल परभणी शहर के अपना कॉर्नर पर स्थित। जी हाँ, आप ताजुब करेंगे, 100 बेड का हॉस्पिटल एम्स हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल में महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और उसी के साथ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से फायदा आप उठा सकते हैं। हर परिवार के लिए 5 लाख रुपए का 1 साल का बीमा, मूत्रपिंड प्रत्यारोपण के लिए 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। एम्स हॉस्पिटल में इन योजनाओं का फायदा उठाने के लिए अगर आप इलाज कराना चाहते हैं, आप टेंशन फ्री हो जाइए और एम्स हॉस्पिटल में अपने पेशेंट को लाइए। यहाँ पर आने के बाद में सबसे पहले तो आपको वैद्य राशन कार्ड, उसी के साथ में आयुष्मान कार्ड, अधिवास रहवासी प्रमाण पत्र, फोटो, ओळख पत्र, आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स की सख्त जरूरत रहेगी। और इसके लिए टोल फ्री क्रमांक 14555/1800111565, उसी के साथ में 155388/1800233200। एम्स हॉस्पिटल की सुविधाएं जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, कान नाक घसा रोग। यहाँ किसी पेशेंट को अगर पेशाब में तकलीफ है तो ऐसी सूरत में इसका भी यहाँ पर इलाज किया जाता है और उसका भी ऑपरेशन किया जाता है। उसी के साथ में नफरल डायलिसिस, किडनी के आजार, इस पर भी इलाज किया जाता है। यूरो सर्जरी, किडनी स्टोन, प्रोस्टेट, संधिवा से ताल्लुक रखने वाली बीमारियों पर भी इलाज किया जाता है। एम्स हॉस्पिटल में स्पेशली डिलीवरी वार्ड, यहाँ पर आईसीयू सेंटर भी बनाया गया है। नवजात बच्चों के लिए मशीन भी यहाँ पर अवेलेबल है। नवजात बच्चों के लिए एनआईसीयू, पीआईसीयू व्यवस्था अवेलेबल। 1356 बीमारियों पर फ्री में वैद्यकीय उपचार। तो आज ही संपर्क करें एम्स हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर परभणी। मोबाइल नंबर 9067932903, सेकंड नंबर 7776835686। एम्स हॉस्पिटल अपने घर के जैसा हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल में अपने घर का वातावरण। तो आज ही संपर्क कीजिए एम्स हॉस्पिटल, परभणी शहर का अपना कॉर्नर परभणी। परभणी आज तक के ऐड का अगर आप रेफरेंस देंगे तो ऐसी सूरत में एम्स हॉस्पिटल से आपको डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाएगा। हर बीमारी का इलाज एम्स हॉस्पिटल, अपना कॉर्नर परभणी। याद रखिए, एम्स हॉस्पिटल में अपने घर का वातावरण पाइए और एम्स हॉस्पिटल से पूरी तरह से हर बीमारी से मुक्ति पाइए। महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और उसी के साथ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का फायदा जल्द से जल्द उठाइए। परभणी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभणी। मोबाइल नंबर 9730200824। शादी हो या वलीमा, छिल्ला हो या जुमागी, हकीका हो या रस्म एंगेजमेंट, परभणी शहर के यूसुफ कॉलोनी में तो सबसे सस्ता फंक्शन हॉल सीमा फंक्शन हॉल, पानी के टाकी के सामने, यूसुफ कॉलोनी, परभणी। बुकिंग शुरू है, जल्द कीजिए और पैसे बचाइए। सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए किराया। आज ही संपर्क करें सैयद माजिद सर। मोबाइल नंबर 9623907575। शादी कीजिए सुन्नत तरीके से, कम खर्च में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। सीमा फंक्शन हॉल, सबसे सस्ता फंक्शन हॉल, पार्किंग के लिए भरपूर जगह। परभणी शहर की सबसे मशहूर कॉलोनी यूसुफ कॉलोनी में सीमा फंक्शन हॉल। ऑफिस मीटिंग हो या सभा हो, गैदरिंग हो या कोई और प्रोग्राम, सिर्फ सीमा फंक्शन हॉल में कीजिए। आज ही संपर्क करें सीमा फंक्शन हॉल। एक बार सेवा का मौका जरूर दे। संपर्क करें सैयद माजिद सर। मोबाइल नंबर 9623907575। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। चलते हैं परभणी जिले की सबसे बड़ी और खास खबरों के लिए कि क्या है आज परभणी जिले में। परभणी शहर का रेलवे स्टेशन किसी चोरों की टोली से ज्यादा महफूज नहीं रहा है। परभणी शहर के रेलवे स्टेशन पर जिस तरह से लोग अपनी मोटरसाइकिल लगाने के लिए 100 बार सोच रहे हैं, यहाँ पर एक इंसिडेंट ऐसा हो गया है कि आए दिन यहाँ से मोटरसाइकिल चोरी जाना एक नित्य की बात हो चुकी है और हमेशा लोग ये सोच रहे हैं कि परभणी शहर के रेलवे स्टेशन पर चोरों की भर्ती ज्यादा पैमाने पर बढ़ती जा रही है। और जिस तरह से परभणी शहर के रेलवे स्टेशन पर जो लोग मोटरसाइकिल लगा कर जा रहे हैं, इन लोगों की मोटरसाइकिल कैसे, किस तरह से, किस अंदाज में चोर चुरा कर ले जा रहे हैं, जबकि ये चोर मोटरसाइकिल चुराते हुए परभणी शहर के
रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे में कैद होते हुए भी इन्हें डर नहीं लग रहा है। परभनी की पुलिस इस तरह से हो चुकी है कि परभनी पुलिस पर अब आप शक भी नहीं कर सकते हैं और परभनी पुलिस निवांत बैठी भी ऐसा लग रहा है। जिस तरह से चोरों को दावत दी जा रही है और परभनी शहर के हर एरिया से चोरी करते हुए मोटरसाइकिल धड़ल्ले से ये चोर नजर आ रहे हैं। आज परभनी शहर के रेलवे स्टेशन पर जिस तरह से दुचाकी मोटरसाइकिल पत्रकार सैयद अब्दुल खादर इनकी मोटरसाइकिल हैंड लॉक तोड़कर जिस तरह से रेलवे स्टेशन के पार्किंग के पास से लेकर गई है, परभनी शहर के प्रसिद्ध पत्रकार सैयद अयूब साहब ये नांदेड़ को किसी काम से गए हुए थे, जब इनकी हीरो होंडा पैशन प्रो कंपनी की गाड़ी काले कलर की गाड़ी मोटरसाइकिल क्रमांक MH22AR 3015 ये मोटरसाइकिल अज्ञात चोरों ने जिस तरह से यहाँ परभनी के रेलवे स्टेशन से लंपास की है। यह घटना 28 जून 2025 सुबह के टाइम 5 बजे के वक्त का, ये अंदाजे 5 बजे के टाइम का ये वक्त था जब मोटरसाइकिल चोरों ने यहां से लेकर गई और ये चोर मोटरसाइकिल चुराते हुए सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो चुके हैं। पुलिस महकमे के पास जब पत्रकार सैयद अयूब साहब जब गए तो पुलिस महकमे के लोगों ने उन्हें आश्वासन दिलाया है कि हाव भाव से हमें पता चल चुका है कि चोर कौन है और इस चोर को जल्द से जल्द आपके पास लाकर खड़े कर देंगे और आपकी मोटरसाइकिल भी आपको हम दिलाकर दे देंगे। इस तरह की गारंटी भी परभनी पुलिस ने दिलाई है, इस तरह का आश्वासन भी परभनी पुलिस की जानिब से दिया गया है। लेकिन परभनी शहर के रेलवे स्टेशन पर जो कैमरे लगे हुए सीसीटीवी कैमरे, वो तो जहां तक रेलवे स्टेशन का एरिया आता वहां तक कवरेज हो रहा है, लेकिन परभनी शहर के खास तौर से न्यायालय के सामने और दीगर जो पुलिस महकमे के जानिब से कैमरे लगाए हुए, क्या ये शुरू है? क्या ये कैमरे पूरे शहर में अपना काम बराबर करते हुए नजर आ रहे हैं या ये कैमरे सिर्फ नाम मात्र लगे हुए हैं? अगर कैमरे नाम मात्र लगे हुए हैं तो ऐसी सूरत में परभनी शहर में क्या मोटी घटना होने का पुलिस महकमे के लोग या पुलिस महकमे के कैमरे इंतजार कर रहे हैं कि जब बड़ी घटना हो जाएंगी या बड़ी दुर्घटना हो जाएंगी तब ये कैमरे शुरू होंगे? ये सवाल या निशान है और पुलिस महकमे पर आरोप भी है अगर पुलिस महकमे के ये कैमरे बंद है तब। जहां हमने कोशिश ये की है कि पुलिस महकमे के तमाम कैमरों को छाना जाए और पुलिस महकमे के तमाम कैमरों में चेक किया जाए कि ये मोटरसाइकिल आखिर गई तो कहाँ गई और किस व्यक्ति ने ये लेकर गया। लेकिन जब हम पुलिस महकमे में पहुंचे तो यहाँ पर कुछ पुलिस महकमे के कुछ जिम्मेदार लोगों ने हमें आश्वासन दिलाया है, सैयद अयूब साहब इन्हें आश्वासन दिलाया है कि आपकी गाड़ी जल्द से जल्द हम तलाश करके दे देंगे। जो चोर है ये कौन है हम जानते हैं कि पुलिस महकमे के लोग जानते हैं, इसके हाव भाव से हमें पता चल चुका है और इससे हम अंदाजा लगा रहे हैं कि ये चोर कौन है। इसे हम जल्द से जल्द आपके सामने लाकर खड़े करेंगे और आपकी गाड़ी MH22AR 3015 ये गाड़ी आपकी जिम्मेदारी के साथ में हम वापस लाने की कोशिश जरूर करेंगे। जहां तक सवाल है पुलिस महकमे के पूरे हाईवे पर, नेशनल हाईवे पर, परभनी शहर के अलग अलग एरियो में जहां कहीं भी पुलिस महकमे के सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, क्या ये एक्टिव है, क्या ये काम कर रहे हैं या नाम मात्र लगे हुए हैं? जब से परभनी शहर में बारिश के से पहले जब हवा आई थी, आंधी और तूफान आया था, उस वक्त तमाम कैमरे, तकरीबन कैमरे पुलिस महकमे के वर्क नहीं कर रहे हैं। ऐसा भी यहाँ पर पुलिस महकमे के कुछ कर्मचारियों की, अधिकारियों की जानिब से कहा गया है। हम उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे जिन लोगों ने हमें ये बात बताई है। क्या पुलिस महकमे के कैमरे शुरू है या वक्त रहते हुए पुलिस महकमे के तमाम सीसीटीवी कैमरे परभनी शहर में एक्टिव रहेंगे? क्या ये मोटरसाइकिल चोर ऐसे ही किसी भी जगह से मोटरसाइकिल चुराने की कोशिश करेंगे? जब ये मोटरसाइकिल चोर पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रहे हैं तो पुलिस महकमे के ही जिम्मेदार लोगों ने ये बताया है कि सैयद अयूब साहब इनकी गाड़ी अपनी तलाश की जाएगी और अपनी गाड़ी तक पहुंचाई जाएगी। ऐसा वादा पुलिस महकमे के लोगों ने किया है। आज परभनी शहर के दरगाह रोड स्थित खान साहब के बिल्डिंग के पीछे के मैदान में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इनका जिस तरह से यहाँ पर एक जलसा रखा गया था और इस जलसे में लोग जो जलसे को सुनने के लिए आए थे
बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, इनको चाहने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और परभनी जिले का जब कन्वीनियर पद मोहम्मद गौस जैन साहब इन्होंने संभाला है, तब से यहाँ पर जिस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, इनके पार्टी के एमआईएम पार्टी के तादाद में अब इनके चाहने वालों में बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ते जा रहे हैं लोग असदुद्दीन अवैसी साहब इनकी एमआईएम पार्टी को जुड़ने के लिए। और जो लोग जिम्मेदारी के साथ में एमआईएम पार्टी से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, आज 29 जून 2025 को शाम मगरिब के बाद में 7 बजे के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, इनका जिस तरह से जलसा रखा गया था खान साहब के बिल्डिंग के पीछे के मैदान में, यहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इनको सुनने के लिए वो लोग आए थे जो लोग असदुद्दीन अवैसी साहब इन्हें लाइक करते हैं, इन्हें पसंद करते हैं, इनकी पार्टी को पसंद करते हैं और बदलाव चाहते हैं। परभनी जिले में जो जिम्मेदार हजरात, जो मतदाता असदुद्दीन अवैसी साहब इनकी पार्टी को पसंद करते हैं और इनके पार्टी को ही मतदान करना चाहते हैं, ऐसे तमाम लोग आज परभनी शहर के दरगाह रोड खान साहब के बिल्डिंग के पीछे, एजान मॉल के पीछे के मैदान में यहाँ पर आए और असदुद्दीन अवैसी साहब इनके भाषण को सुनने के लिए जिस तरह से यहाँ पर लोगों ने तांता लगाया है, जिस तरह से यहाँ पर भीड़ लगी हुई थी, ये मैदान पूरी तरह से खचाखच भर चुका है। और इस मैदान में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इन्होंने जिस तरह से अपने मुद्दे रखे, जिस तरह से अपने बात को यहाँ पर लोगों के सामने रखा, अपनी बात को अवामुन्नास के सामने रखकर ये कहा कि किस तरह से सज्जू लाला इन्हें भी यहाँ के लोगों ने वोट दिया था और आज मोहम्मद गौस जैन साहब जिस तरह से यहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इनके पार्टी को ज्वाइन करके इनकी पार्टी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर मोहम्मद गौस जैन साहब इन्हें भी अब लोगों ने, यहाँ के मतदाताओं ने यहाँ संभालना चाहिए। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इन्होंने पूरी तरह से पोल खोल दी है। इस वक्त इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद के माजी खासदार, इनका भी भाषण हुआ और माजी खासदार इम्तियाज जलील साहब इन्होंने भी पूरी तरह से महाराष्ट्र सरकार को जिस तरह से लताड़ा है, जिस तरह से यहाँ पर एनसीपी और उसी के साथ में एनसीपी के अलावा बीजेपी और साथ में एकनाथ रावजी शिंदे इनकी शिवसेना को जिस तरह से सुनाया है कि हकीकत में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों का जब ये पार्टियां साथ देती है, तो ऐसी सूरत में क्या मुस्लिम समाज के लोगों ने भी ऐसी पार्टियों को ज्वाइन करना चाहिए? क्या ऐसी पार्टियों में शामिल होना चाहिए? क्या ऐसी पार्टियों का नेतृत्व करना चाहिए? क्या परभनी शहर के लोगों को ऐसी पार्टियों से जोड़ना चाहिए? वो शख्स जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात बनाई है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तूफ़ल में सारी कायनात को अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों की पार्टियों को अगर मुस्लिम समाज के लोग ज्वाइन करते हैं और उनकी पार्टियों को ही यहाँ पर वोट देने की कोशिश करते हैं, उनकी पार्टियों को जिस तरह से यहाँ पर आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बस यही बात, यही मुद्दा यहाँ पर माजी खासदार इम्तियाज जलील साहब इन्होंने और मोहम्मद गौस साहब इन्होंने जिस तरह से अपनी ख्यालात का इजहार किया और इन्होंने जिस तरह से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए ये बात कही है, हम आपको मोहम्मद गौस जैन साहब इनकी भी बात सुना रहे हैं और उसी के साथ में हम आपको ये भी बता रहे हैं कि इम्तियाज जलील साहब इन्होंने किस तरह की बात कही है। और इसके अलावा जिस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किस तरह से किया है और मोहम्मद गौस जैन साहब इनके नेतृत्व में परभनी जिले में एमआईएम पार्टी को किस तरह से मजबूत करना है, और परभनी शहर महानगर पालिका उसी के साथ में परभनी जिले के तमाम तालुकों के नगर पालिका, नगर पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, यहाँ पर एमआईएम पार्टी पूरी तरह से स्थानिक स्वराज्य संस्था के इलेक्शन लड़ने वाली है। और स्थानिक स्वराज्य संस्था के इलेक्शन में इस बार एमआईएम पूरी तरह से फाइट देगी, पूरी तरह से फाइट करेगी और पूरी तरह से कामयाब होने की कोशिश भी एमआईएम पार्टी करेंगी। ऐसी भी बात इस वक्त तमाम मान्यवरों की जानिब से कही गई है। जिस तरह से मोहम्मद गौस जैन साहब इन्होंने खुलकर बयान किया, इन्होंने खुलकर भाषण किया और ये बताया है कि किस तरह से यहाँ पर एमआईएम पार्टी को अब तमाम लोगों ने मजबूत करना चाहिए, एमआईएम पार्टी को किस तरह से यहाँ पर मतदान करना चाहिए। और एमआईएम पार्टी आप तमाम हजरात के हक के लिए आवाज उठाने वाली पार्टी है और आप तमाम लोगों को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है। आप तमाम लोगों की खिदमत में एमआईएम पार्टी हमेशा है।
और हमेशा ही रहने वाली है। इस तरह की बात भी यहाँ पर मोहम्मद गौस जैन साहब और उसी के साथ में माजी खासदार इम्तियाज जलील साहब इन्होंने और असदुद्दीन अवैसी साहब इन्होंने किस तरह से अपने ख्यालात का इजहार किया है, यह हम आपको पूरा वीडियो सुना रहे हैं कि किस तरह से इन मान्यवरों ने अपने ख्यालात का इजहार किया है। जो प्यार दिखाते हैं, जो हमारे बुजुर्ग दुआएं देते हैं हमको, ये हमारे सर आंखों पे, लेकिन एक पार्टी को कामयाब करने के लिए इससे और आगे जाने की जरूरत है। आज हम लोगों को जमीन पे काम करने की जरूरत है भाई लोग। आज हम बड़े बड़े नारे लगा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन आज हकीकत यह है कि हमारे पास बूथ एजेंट नहीं है, आज हमारे पास कार्यकर्ता नहीं है। अपने को पकड़ने की भी जरूरत नहीं है, देख के आगे इंशाअल्लाह। हमारे इसमें बोले कि मंगूस वाली की बहन है हमारी, और जब बीमारी का शिकार होगा तो वो साफ आया मंगूस की कहानी पता है, लेकिन इंशाअल्लाह इस कॉर्पोरेशन इलेक्शन में आप लोग एमआईएम के उम्मीदवार को जिताइए। मैं आपसे वादा करता हूँ इंशाअल्लाह कि कोई हमारी बहन को घर भर के पानी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके घर में नल हो गएगा। बोलो क्या? तो ये कि अभी इलेक्शन का माहौल चालू हो चुका है। अभी हमारे जितने भी स्पीकर थे जहन भाई ने आप लोगों को सब बता दिए कि परभनी की क्या मौजूदा हालात है, कौन आपका है, कौन पराया है। हमारे नासिर भाई ने भी बोले कि शहर में कुत्ते आ गए। उद्धव ठाकरे साहब, राज ठाकरे साहब, दोनों ठाकरे बंधु मिलकर एक मोर्चा लेने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है, दोनों भाई एक साथ आ रहे। चलिए किसी न किसी वजह से एक साथ तो आ रहे। देखने की बात तो ये होगी कि कितने दिन एक साथ रहते, लेकिन उसमें खास बात क्या है? उसमें खास बात ये है कि आप लोग ने जिनको जिनको वोट दिए, वो कांग्रेस हो और हम बताइए कि साहब की ताकत बने। एक ऐसा शख्स जो घर में बैठकर सियासत नहीं कर रहा है, वो आपके बीच में आकर आपकी ताकत बनना चाहता है। तो बताइए परभनी के आवाम, परभनी के गरीब आवाम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप आपके सामने आने वाले इलेक्शन में जोर से बोलिए। असद साहब एक टोकरी मशीन मुंबई की, इसका नाम ग्रेट चौपड़िया है, परभनी आती है और वो कहते हैं कि 20,000 यहाँ पर कांग्रेस है। उसके बाद एग्जाम में इलेक्शन में आता है, उसके बाद माओवादी का इलेक्शन में आता है। वो लोग हमारे मुस्लिम भाइयों को, बहनों को नोटिस भेजते हैं कि अगर जन्म पोस्टर मुजाहरा को वहाँ पर अपील में आते हैं, अपील से वहाँ पर बताइए भाइयों, आपके बीच में लोगों को अगर वो काम करने बोले कि ये परभनी का नहीं है, ये बांग्लादेश का है, तो क्या आप मानोगे? सियासी लड़ाई सिर्फ सियासी तरीके से जीती जाती है। अगर आप 5 साल पर बैठकर नहीं हुआ करते हैं और इलेक्शन के टाइम पर आपने फिर से वही वोट डाला जो आपके गाँव में, आपके तकलीफों में वहां नहीं आ सकते, तो आपके हालात और सबसे बदतर होंगे। यहाँ के को ढूंढिए, उन ढूंढिए, इसके एक बोलने के ऊपर, विधानसभा में बोलने के ऊपर क्या बोला था उसने, क्या आपको याद है कि नहीं? 100 बच्चे परभनी आतंकवादी गतिविधियों में है, उसका नतीजा ये निकला कि 4 बच्चों को अरेस्ट किया गया। 8.5 साल वो बच्चों ने जेल में गुजारे।
है। मैं हमारे परभनी के मुस्लिम कॉर्पोरेटर्स को ये एक मंडन आवाज देना चाहता हूँ कि खुदा आखिरी वक्त है, लौट आइए, मत जाइए अजीत पवार के पीछे, मत जाइए शरद पवार के पीछे, मत जाइए शिवसेना के पीछे, मत जाइए बीजेपी के पीछे, क्योंकि ये सब एक है। आपकी तकलीफ में सिर्फ मस्जिद सामने आ सकती है, आपको सिर्फ मस्जिद सामने दे सकती है। इस उम्मीद के साथ कि आप मस्जिद का साथ देंगे, एक नारे तकबीर लगाऊंगा और उनकी जन्म होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मेरे गयूर नौजवान साथियों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, शयनशीन पर मंच पर तशरीफ फरमा महाराष्ट्र के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर वो साबिक़ा रुकने पार्लिमान मोहतरम जनाब सैयद इम्तियाज़ जलील साहब, परभनी के सदर जनाब मोहम्मद गौस साहब, मुंबई और शोलापुर के सदर जनाब फारूक शाब्दी साहब के परभनी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यहाँ पर आपकी एक मजबूत क़ियादत बने, यहाँ पर आपके इत्तेहाद की ताकत और क़ुव्वत के बलबूते पर आने वाले म्यूनिसिपैलिटी और बल्दिया के चुनाव में आप अपने पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करें। और हम ये चाहते हैं कि हमारे दीगर अपनाए वतन के लोगों से, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हों और ख़ास तौर से हमारे दलित भाई हों, उनसे हमारे ताल्लुकात और अच्छे हों, ताकि हम मिलकर परभनी की एक एक आवाम के दिलों में जो परभनी के ताल्लुक से उम्मीदें हैं, हम उन उम्मीदों को पूरा करना चाहते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन परभनी के लिए कोई नई जमात नहीं है। बरसों बरसों पहले मैं अपने मरहूम वालिद सालारे मिल्लत अलैहिर्रहमा के साथ यहाँ पर कई मरतबे जलसों में सालार आते थे, मैं यहाँ पर आया हूँ। और आप जानते हैं कि यहाँ पर आपने जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मरहूम सज्जू लाला साहब को अपना उम्मीदवार बनाया था, तो आपने 40,000 वोट उनको दिए थे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मरहूम सज्जू लाला की खबर को नूर से भर दे और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मुझे आज मालूम हुआ कि उनके करीबी दोस्त थे चाऊश, वो भी इस दुनिया से चले गए। अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत करे। मेरे भाई, दुनिया की हकीकत यही है, हम इस दुनिया में आए और कल चले जाएंगे। आज हमारे पास वक्त है कि हम कुछ काम करके जाएं। आपको और हमको इस बात की फिक्र रहती है कि जुल्म हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, इबादतगाहों को निशाना बनाया जा रहा है, मारा और पीटा जा रहा है, कोई डरा रहा है। हमको फिक्र रहती है कि हम परभनी में बैठकर भी अपने सीने में इस तकलीफ को महसूस करते हैं, और फिर हमारे दिलो दिमाग में ये सवाल पैदा होता है कि अल्लाह, फलस्तीनियों पर इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, जहां पर आज तमाम लोग कह रहे हैं कि 60,000 लोग नहीं मारे गए, 2 लाख फलस्तीनी मारे गए। 2 लाख, क्योंकि 2 लाख मिसिंग है। अब मिसिंग का मतलब वो किसी बिल्डिंग के मलबे के नीचे है, या फिर ऑफिशियली उनका जिस्म नहीं मिला। मगर याद रखिए, जिस सरजमीन पर जो जालिम जुल्म करता है, अल्लाह जालिम को मिटा देता है, अल्लाह जुल्म को भी मिटा देता है, मगर अल्लाह कभी मजलूम को मिटने नहीं देता। ताकतवर अगर ताकत के नशे में जुल्म करता है अल्लाह की बनाई हुई जमीन पर, तो अल्लाह उसको मिटा देता है, क्योंकि सबसे बड़ा ताकतवर अल्लाह है जिसने जमीन और आसमान को बनाया। इस
सरजमीन पर अगर कोई जुल्म कर रहा है, जो जुल्म भी हो रहा है वो मिटेगा, जुल्म मिटेगा और मजलूम कामयाब होगा। अगर कोई फलस्तीनियों को मार कर कह रहा है कि हमने उनको मिटा दिया, मारने वाले मिट जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जो लोग आज उनकी लाशें जमीनों के नीचे हैं, जो मलबे के नीचे पुकार रहे, तड़प रहे, कल देखना तुम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इन्हीं के सरों पर ताकत का ताज रखेगा और अल्लाह इन्हीं से दुनिया में इंसाफ कराएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और खास तौर से मेरे गयूर नौजवानों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई हम पर जुल्म कर रहा है, चाहे जुल्म करने वाला मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई हो, अल्लाह जुल्म को बर्दाश्त नहीं करता। अगर जुल्म करने वाले पे अगर कोई मजलूम हिंदू है, दलित है, मुसलमान है, मैं तुमको खुशखबरी दे रहा हूं कि जुल्म मिटेगा इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह सूर्यवंशी को मारा गया पुलिस कस्टडी में, सूर्यवंशी को मारने वाले ये समझ रहे हैं कि मर गया, सूर्यवंशी मेरे लिए जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं पैगाम देना चाहता हूं, यहां पर हमारे डाइस पर हमारे आशीष पकोड़े साहब बैठे हुए हैं, हम उनके साथ हैं। मैं पैगाम देना चाहता हूं रवि साहब को और बराडे साहब को कि आपने हमको नहीं छोड़ा, हम आपको कभी नहीं छोड़ने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं बात कर रहा था जुल्म की। करबला के मैदान में 72 शहीद हुए। इमाम हुसैन शहीद हो गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, वो नवासे जिसके मुंह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जबान मुबारक रखते थे, वो नवासे जिसके मुंह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से निकाल लाबे दहन लगाते थे, वो नवासा शहीद हो गया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंबरी जुल्फों को थामता था। वो नवासा शहीद हो गया जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खुतबे से मिंबर पर बैठकर खुतबा दे रहे थे, आका उतर कर आ गए और उनको गोद में ले लिया। वो नवासा शहीद हो गया जिसके बारे में आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। वो नवासा शहीद हो गया अपनी पूरी हाल के साथ, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इसकी मां, इसके बाप से मोहब्बत करेगा वो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। 72 करबला के मैदान में शहीद हो गए, मगर दुनिया क्या यजीद को याद रखती है या इमाम हुसैन को याद रखती है? बोलो, दुनिया किसको याद रखती है? दुनिया यजीद को मलून कहती है, नहीं कहती है? बताओ आप, दुनिया इस सुबह कयामत तक यजीद को मलून कहेगी। तो हम हुसैनी परचम को उठाए हुए हैं। हम हुसैनी परचम को इसलिए उठाए कि हम जुल्म का खात्मा करेंगे, हम मजलूम को इंसाफ दिलाएंगे। और तादाद को देखकर इमाम हुसैन ने अली अकबर, अली असगर की शहादत नहीं दी। इमाम हुसैन ने देखा कि मैं तादाद में कम हूं, मगर इमाम हुसैन ने हमको पैगाम दिया, करबला के रेगजारों से परभनी की आवाम तुमको, वो करबला के रेगजारे तुमको पुकार पुकार कर कह रहे कि जालिम के जुल्म की उसकी ताकत को मत देखकर मरूब हो जाओ, बल्कि तुम हक की सरबुलंदी के लिए आगे बढ़ो। अरे दुनिया में जो आया ये दुनिया फानी है, ये दुनिया खत्म हो जाएगी, मगर तारीख उसको याद रखती है जो वक्त के यजीदों से मुकाबला करता है। तारीख उनको कभी मरने नहीं देती जो वक्त के फिरौन और नमरूदों से मुकाबला करता है। तारीख उनको मिटा देगी, मगर जो मजलूम के हक के लिए लड़े रहेंगे, तारीख और दुनिया उनको हमेशा याद रखेगी। ये करबला के रेगजारों से पैगाम आ रहा है, ये हजरत ज़ैनब के उजड़े हुए खैमे से पैगाम आ रहा है। वो दरिया का किनारा जो अहले बैत के खून से लाल हुआ, वो हमको कह रहा है कि भारत के मुसलमानों, अपनी हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो।
तुम इस मुल्क के बाइज्जत शहरी थे और शहरी रहोगे, मगर तुमको अपने हक के लिए उठ खड़े होकर लड़ना पड़ेगा। तुम गुलामी नहीं करोगे, तुम क़यादत करोगे। तुम किसी के पैरों के पास नहीं बैठोगे। तुम कुर्सी डालकर सामने आंखों में आंखें डालकर कहोगे कि मुझे भारत के संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, मुझे मेरा हक चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए। ये पैगाम आपको मैं देने आया हूं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 72 करबला में शहीद हुए, यजीद खत्म हो गया, यजीद की आइडियोलॉजी खत्म हो गई, मगर इमाम हुसैन आज भी जिंदा है। मेरे भाई, यही तो पैगाम हमको देना है। हिम्मत और हौसले को बुलंद रखना है। यकीनन हमारे दिमाग में एक बात पैदा होती है, क्या बोल रहा है ये शख्स, हम इतनी तकलीफ उठा रहे हैं, कोई हमसे बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल कर दो बोल रहा है, कोई कह रहा है कि इबादतगाह को खत्म करके रख दिया जाएगा। याद रखो, मेरी इस बात को जहन नशीन कर लो, मैंने उलमा इकराम के पैरों के पास बैठकर उनकी जबानों से सुना कि दुनिया दारुल जज़ा नहीं है, ये दुनिया तुमको यहां पर इनाम मिलने वाली जगह नहीं है, दुनिया अमल की जगह है। अमल करो, नेक अमल करो, बहादुरी के मज़ाहिरे अपने छोड़ो, और जज़ा अल्लाह उस दिन देगा जब खबरों से हमको उठाया जाएगा और जालिम होगा जो तुम पर जुल्म किया, हम पे जुल्म किया, हम खड़े होंगे। अगर कोई मजलूम को मारा गया, पीटा गया, बल्कि मैं तो कह रहा हूं परभनी की आवाम से हशर का मैदान होगा। जो ख्वाजा यूनुस नहीं मिला, वो हशर के मैदान में अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर कहेगा, परवरदिगार, मैं ख्वाजा यूनुस हूं जो परभनी में पैदा हुआ, मेरी लाश को गायब कर दिया, आज तू मेरा इंसाफ कर। जिन्होंने ख्वाजा यूनुस को मारा, तुम तैयार हो जाओ, जब रब्बे करीम के सामने तुम्हारा इंसाफ होगा, तुम्हारा हर चीज का हिसाब होगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये दुनिया दारुल अमल है, अमल करो, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। जुल्म करने वाले जुल्म करके चले जाएंगे। अरे हलाकू और चंगेज बरकरार जिंदा नहीं है। ये कौन है ये लोग? आज इख्तिदार इनके पास है तो समझ रहे हम सब चीज कर जाएंगे। तुम जुल्म करोगे, तुम मिटोगे, तुम इंसाफ करोगे तो इख्तिदार पर रहोगे। यजीद भी यही समझता था, यजीद खत्म हो गया। बहुत सी तारीख में कई चीजें हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस आपकी आवाज है, मैं तुम्हारी आवाज नहीं हूं, मजलिस तुम्हारी आवाज है। मुझसे दुश्मनी या इम्तियाज जलील से दुश्मनी या मजलिस के जिम्मेदारों से दुश्मनी इसलिए की जाती है कि ये इनकलाब बर्पा कर रहे अवाम के दरमियान में, नौजवानों के दरमियान में। ये एक उम्मीद की किरण दिखा रहे हमारी मां और बहनों को। इसीलिए हम पर इल्जामात, झूठे इल्जामात क्या क्या बोले जाते मुझे नहीं मालूम। रोज कोई ना कोई बोलते मुझे, साहब इन्हें ऐसा बोला, उन्हें फुला बोला। भाई साहब, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपना कलम लेकर कागज को काला कर लो, तुम अपनी जबान से हमको गाली दे दो, तुम क्या क्या बोल सकते बोल लो, मगर एक बात याद रखो, ना तुम्हारा कलम की लिखी हुई झूठ, ना तुम्हारी जबान से निकली हुई गाली हमारे हौसलों और अज़म को पस्त नहीं कर सकेगी। हम काम करते आए, काम करते रहेंगे। जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा हम इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा हम इन मजलूमों को लीडर बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जब तक अल्लाह हमको जिंदा रखेगा हम भारत को मजबूत करेंगे, संविधान के जरिए, ताकत के जरिए, वोट के जरिए। और याद रखो, अगर आप अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो फिर नुकसान हमारा होगा।
बताओ क्या हाल है ये। मुझे अफसोस हुआ सुनकर के हमारे भाई जो रुकने बल्दिया है अजीत पवार ने उनको बुलाकर कुछ दे दिया और वो चले गए। क्या हाल है तुम्हारा। कितनी वो जो भी तुमको दिया वो कब तक चलेगा मेरे भाई। क्या होगा, तुम एक गाड़ी लोगे, 2 गाड़ी लोगे, थोड़े कपड़े ले लोगे, मगर गाड़ी और कपड़े तुमको अपने ही समाज में जलील और रुसवा कर दिया। ये परभनी की आवाम ने देख लिया कि तुमने ऐसी पार्टी का साथ दिया जिसने मस्जिदों को छीनने का कानून बनाया, जिसने खानकाहों को छीनने का कानून बनाया। बताओ तुम कब तक सौदेबाजी करोगे। मत करो ये, छोड़ो इन चीजों को। अरे तुम और हम जाएंगे इस दुनिया से, मगर जब तुम जाओगे तो अजीत दादा खंधे पर लेकर कब्रिस्तान को नहीं जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग तुमको लेकर कब्रिस्तान को जाएंगे। इस बात का ख्याल रखो। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि परभनी के डेवलपमेंट के लिए यहां पर आप जानते हैं कि रोड और ड्रेनेज नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि हम में इत्तेहाद नहीं। और फिर यहां पर औरंगाबाद परभनी की रेलवे डबलिंग प्रोजेक्ट, वो भी काम नहीं होता। और फिर हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सिटी स्कैन की मशीन नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। और फिर एमआईडीसी है, एमआईडीसी तो एक कब्रिस्तान बन गया जिनिंग फैक्ट्रीज का। लावारिस वेयर हाउस है। अरे एमआईडीसी कुछ नहीं हो रहा। अभी हमारे सदर साहब बता रहे थे, साहब परभनी के बारे में उन्होंने कहा कि जगत जर्मनी दिशात परभनी। क्या बात है बताइए आप। यहां का नौजवान नौकरी नहीं मिलती तो बेचारा पुणे और हैदराबाद को चला जाता है। क्या ये अच्छी चीज है कि जो इस सरजमीन पर पैदा हुआ वो अपनी जवानी में अपने ज़ईफ माँ बाप को छोड़कर उनकी खिदमत, उनकी इताअत करने के बजाय उनकी बीमारी के साथ देने के वक्त वो पुणे हैदराबाद को चला जाता है। कौन सी सरकार है ये? कौन से गरीब को, किसान को फायदा हो रहा है बताओ हमको। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर मुझे ये भी बताया गया कि उर्दू मीडियम स्कूल्स जिला परिषद के, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बड़े खस्ता हाल में है। ये सब चीजों का ताल्लुक आपसे है। अगर आप चाहते हैं ये सब चीजों में तब्दीली लाई जाए, परभनी एक बेहतरीन शहर बने, महाराष्ट्र के दूसरे बड़े बड़े शहरों को जाकर देखो आप, यहां पर क्यों नहीं हो रहा है। मेरा सवाल परभनी के रहने वाले हर मजहब के मानने वाले से है, बताओ फिर क्यों नहीं हो रहा डेवलपमेंट। सवाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में करना पड़ेगा। और अफसोस होता है मुझे कि कोई बीजेपी के एक शख्स आकर कह रहे हैं कि परभनी में अमित शाह क्या कर रहे थे? पेंटिंग कर रहे थे। बीएसएफ तुम्हारी, इंटेलिजेंस तुम्हारी, अब उन्हें वहां से निकल के यहां तक आ गया, इनको ख्याल ही नहीं है। ये छोड़ो, कोई बांग्लादेशी परभनी में आने की हिम्मत नहीं कर सकता इंशाअल्लाह ताला। ये भारत की अटूट सरजमीन है। बांग्लादेश बांग्लादेश, अरे कैका बांग्लादेश। बांग्लादेश की जब तुम बात कर रहे हो तो सुनो मेरी बात बीजेपी वालों। वो बांग्लादेश में जब से यूनुस आए हैं, बांग्लादेश पाकिस्तान की नेवी के साथ एक्सरसाइज कर रहा है। बांग्लादेश की फौज पाकिस्तान की मुनीर से जाकर मिल रही है। बांग्लादेश ने भारत के बॉर्डर पर एक एयरबेस को बना रहे हैं, चीन बना रहा है। इसकी फिक्र नहीं है तुमको? जरा तो शर्म करो। उस बांग्लादेश को जिसने हमने मुक्ति वाहिनी बनाकर उनकी मदद की थी, आज उस बांग्लादेश में यह हो रहा है।
उस बांग्लादेश में यह हो रहा है और तुम परभनी में आकर बांग्लादेशी कहती हो। या तो तुम बिल्कुल ही दिमाग के पैदल हो, थम्सअप हो तुम, या फिर तुमको भारत से मोहब्बत नहीं है। देखो, 2 फ्रंट नहीं 3 फ्रंट होगा अब। और तुम बांग्लादेश यहां आकर बकवास अनाप शनाप बक रहे हो। सोचो क्या हो रहा है, देश कहां जा रहा है। अरे पड़ोसी में पड़ोस क्या कर रहे हैं देख लो। उन पड़ोसियों से अगर मुकाबला करना है तो देश को एक रखो, सियासत करो। मगर अगर तुम परभनी में मेरी गली में आकर बांग्लादेशी बोलोगे तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उस बांग्लादेश में बैठे हुए लोगों को खुशी होगी। तो इनको सोचना चाहिए, बांग्लादेश बोलना बंद करो। बात करेगी बांग्लादेश। नेपाल को जाकर देखो क्या हो रहा है नेपाल में। कोई फिक्र नहीं है, कुछ फिक्र नहीं है। अरे भारत को तुम बदनाम करना चाहते तो तुम्हारी बात, तो फिर तुम जो चाहे कर लो। और फिर यहां के एमएलए साहब, यहां के आमदार राहुल पाटिल साहब, उन्होंने मराठा भाइयों को मुबारकबाद देना चाहता हूं, जो मराठी जबान पर फख्र करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र है, यहां की मदर टंग मराठी है। मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने कह दिया कि यहां पर मराठी जबान ही चलेगी, कोई दूसरी जबान को यहां पर हम पर हमारे गलों पर नहीं थोपा जाएगा। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को पीठ दिखाकर पीछे हटना पड़ा। आज ऑर्डर वापस ले लिए फडणवीस, कहा कि नहीं जीआर को वापस लेते हैं हिंदी जबान के बारे में। मैं मुबारकबाद देता हूं उन तमाम लोगों को जो मुत्तहिद होकर मुकाबला किए। और मैं तो इम्तियाज साहब से पूछ रहा था कि कहां है हमारा भाई जरांगे पाटिल, कहां है जरांगे पाटिल। जरांगे पाटिल खड़े होंगे, लड़ेंगे तो छोटा भाई इम्तियाज जलील भी उनके बाजू खड़े रहेगा। हम चाहते हैं कि इंसाफ हो, हम चाहते हैं कि दलित भाइयों से इंसाफ हो। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जबान की बात आरएसएस करती है कि मुल्क में एक ही जबान होगी, एक ही कल्चर होगा, एक ही आइडियोलॉजी रहेगी। नहीं, भारत में कभी भी एक जबान, एक आइडियोलॉजी नहीं रह सकती। ये वो देश है जहां पर हजारों तहजीबें हैं, ये वो देश है जहां पर हजारों जबानें बोली जाती हैं। इसीलिए भारत की ताकत ये है, भारत की ताकत इसकी डाइवर्सिटी है। अगर कोई भारत को चाहता है कि एक ही जबान होगी, एक ही आइडियोलॉजी होगी, वो भारत नहीं रहेगा, वो डिक्टेटरशिप हो जाएगी। और हम कभी भी उसको होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर मोदी और फडणवीस और मोहन भगवत ये चाहते हैं कि भारत को एक रंग में रंग दिया जाएगा, नहीं, भारत एक रंग में नहीं रंगेगा। ये भारत रंगीन था और हमेशा रंगीन रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम देख रहे हैं कि ये जो हमारे भाई अजीत पवार के पास भाग गए, अजीत पवार की दी हुई गुलाब जामुन को खाकर। अरे कभी तो सोचते उस वक्फ कानून के बारे में कि कैसा कानून बनाया गया, किस तरीके से हमसे मस्जिदों को, दरगाहों को, खानकाहों को छीना जाएगा, किस तरीके से कहा जा रहा है कि अगर कोई मुसलमान वक्फ औलाद करेगा तो बच्चियों का हक नहीं मार सकता। आप कौन है बताइए आप। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दमन गुजारिश है कि इन चीजों को समझिए, एक इनकलाब बर्पा करिए। और कई लोग जो दूसरी पार्टियों में हैं मेरे से आके बोलते, असद साहब आपका जहां पर भाषण हुआ था ना, हम भी बैठ के सुन रहे थे,
हमने भी बहुत पसंद किया आपके भाषण को। आप जब टीवी पे आते तो हमारे घर में हम लोग सब बैठ जाते। मैं क्या कोई खव्वाल हूं तुम बैठ के सुन रहे? अरे मेरे दोस्त, अगर मेरी अल्फाज में सच्चाई है तो उस अमल क्यों नहीं करते? अगर मैं हक को बयान कर रहा हूं तो मेरे पैगाम को कबूल क्यों नहीं करते? क्या तुम मेरे मरने के बाद, जो मैं मरूंगा एक दिन, तुम उसके बाद बोलोगे अरे हां ये आदमी सच कहता था, अब क्या करेंगे? मैं तुम्हारी तारुफ का या तुम्हारी तारीफ का या तुम्हारी दाद का मोहताज नहीं था, ना कभी होऊंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं अल्लाह का मोहताज था, अल्लाह का ही मोहताज रहूंगा। मगर ये तो बताओ ये कौन सी बात है? तो मालूम हुआ कि करबला के मैदान में भी इमाम हुसैन के साथ यजीद की फौज आकर नमाज ज़ोहर भी पढ़ती थी, नमाजें पढ़ती थी। और जब इमाम ने पूछा कि बताओ तुम मेरे साथ नमाज भी पढ़ते हो और फिर तुम मेरे ऊपर तलवार भी उठाते हो, तुमने मेरे औलाद अली अकबर अली असगर को शहीद कर दिया, 6 महीने के मेरे बेटे को तीर मार दी। मेरा बेटा अली अकबर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह दिखता था, तुमने उसको शहीद कर दिया, ये क्या है? तो जालिमों ने कहा ए इमाम, हमारा दिल तुम्हारे साथ है मगर तलवार जालिम के साथ है। तुमको अपना दिल भी हक के साथ रखना पड़ेगा, तुम्हारा अमल भी हक के साथ होना चाहिए। तुम कब तक ताकतों से डरोगे? तुम कब तक इन दौलतमंदों से डरोगे? अरे नहीं, इलेक्शन आएगा तो ये लोग पैसों की नहरें बहा देंगे। अरे इमाम हुसैन ने क्या किया? प्यासे थे, पानी बंद कर दिया गया था। अगर इमाम हुसैन अल्लाह से कहते कि अल्लाह बारिश को नाजिल कर, तो क्या अल्लाह रब्बे करीम अपने हबीब के नवासे की दुआ को रद्द करता है? बारिश को नाजिल कर देता। मगर सुबह क़यामत तक करबला से पैगाम दिया जा रहा है, जालिम से डरो मत, उसके इख्तिदार से मत डरो, उसकी ताकत से मत डरो, उसकी दौलत से मत डरो, अपने हौसलों को बुलंद रखो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवानों, ये मुस्तकबिल तुम्हारा है, मेरा नहीं है। मुस्तकबिल आपका है। इस देश को मजबूत करना इन नौजवानों की जिम्मेदारी है। और देश कब मजबूत होगा? जब दलित, मुसलमान, आदिवासी और गरीबों का उनको उनका हक मिलेगा। तो आइए यहां पर मजलिस को मजबूत करिए। लोग बहुत कहते हैं मेरे बारे में, इम्तियाज जलील के बारे में तो माशाअल्लाह रोज आकर कुछ ना कुछ कहते हैं, मगर आपको मालूम इम्तियाज हराने वाले, नासिर सिद्दीकी को हराने वाले कौन थे? किसने हराया इम्तियाज जलील को? किसने हराया नासिर सिद्दीकी को? अगर ये दो जीत जाते तो महाराष्ट्र की विधानसभा में लोग पहुंच जाते। जब ये दो पहुंच जाते तो फडणवीस को मालूम था, शिंदे को मालूम था, अजित पवार को मालूम था, अगर इम्तियाज जीत कर आ जाएगा तो इम्तियाज हमारी रातों की नींद हराम कर देगा, क्योंकि ये ना झुकता है ना बिकता है, मां के लड़ता है। तो क्या किया सबने? सबने क्या किया? मिलकर इम्तियाज जलील को हरा दिया। सबने मिलकर इम्तियाज जलील को हराया। कितने? 1200 वोट, 1700 वोट, 1700 वोट। और वो जो समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार था, वो गद्दार, कितने वोट लिया? वो 20,000, 5,000 वोट लिया। तो याद रखो, दुश्मन हमारे ही घर में बैठा हुआ है, दुश्मन हमारे घर में बैठा हुआ है। मीर जाफर, मीर सादिक यही है, यजीद के एजेंट यही हैं, मोदी के एजेंट यही हैं, हमारे ही घर में बैठकर हमको कमजोर करने की तैयारियां में करते रहती हैं। तो मेरे भाई, इन लोगों को पहचानो
और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को याद रखो, उलमाए कराम की जबान मुबारक से सुना कि मस्जिद है, नमाज की सफ बनी हुई है, और आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन लोगों को देखकर, उखरिज फइन्नका मुनाफिक, निकल मुनाफिक निकल। पहचानो इन लोगों को, ये नहीं करो कि सबको फतवा दे दो, बोल दो, पहचानो इन लोगों को। ये लड़ाई मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं नहीं रहूंगा, मैं जमीन की ग़िज़ा बन जाऊंगा, मेरे जिस्म को जमीन के कीड़े खा लेंगे, मेरी हड्डियां जमीन में गल जाएंगी, मगर याद रखो तुम तो, ये नौजवानों, तुम्हारा मुस्तकबिल है ना, तुम लीडर बनोगे, तुम कायद बनोगे, तुम इस वतन की क़यादत करोगे, तुम परभनी की क़यादत करोगे, तुम महाराष्ट्र की क़यादत करोगे। यह हमारा ख्वाब है, यह हमारी कोशिश है। तो इसके लिए आपको मैं दावत दे रहा हूं, आइए और मोहम्मद गौस साहब के साथ मजलिस को मजबूत करिए, और डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरह मराठी जबान की अजमत के लिए, मराठी जबान की मोहब्बत करने वालों ने फडणवीस को ढकेल दिया पीछे, अगर आप भी खड़े हो जाएंगे तो कोई आपको रोक नहीं सकेगा मेरे भाई, कोई आपको रोक नहीं सकेगा। अगर कोई ये बोलेगा इन्हों क्या बात कर रहे हैं, इन्हों लड़ने की बात कर रहे हैं, मैं लड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ना मरने की बात कर रहा हूं, मैं तुमको जिंदा रहने का एक सलीका बता रहा हूं कि जमहूरियत तुमको इस बात की इजाजत देती है, अंबेडकर का बना हुआ संविधान तुमको इस बात की इजाजत देता है कि तुम एक सियासी ताकत बनो। तुम, अगर कोई तुमको मारना चाह रहा तो तुम उसको बचा सकोगे, कोई किसी को जलील करना चाह रहा तो तुम अपने इत्तेहाद और सियासी ताकत पर उसको इज्जत से नवाज सकोगे। कोई अगर हमारे बच्चों के ख्वाब चुकनाचूर कर रहा है तो तुम उन बच्चों के ख्वाबों को पूरा करोगे। बताओ, ये ख्वाजा यूनुस यहां से चला गया, क्या तुम इंतजार करोगे और 100 ख्वाजा यूनुस गायब हो जाएं? नहीं मेरे भाई, ये वक्त उठने का है, ये वक्त मजबूती के मजारे करने का है। भारत की जमहूरियत उसी वक्त मजबूत होगी जब इस देश का गरीब, इस देश का आदिवासी, दलित और मुसलमान को उनका जायज मुकाम मिलेगा। बहुत हो चुका, 75 साल हो चुके, मगर ये लोग हमेशा नीचे रहे। मैं आपको यही पैगाम देने आया हूं, अपनी पार्टी को मजबूत करिए। हम नहीं रहेंगे, नहीं मालूम, जिंदगी का कोई आजकल भरोसा नहीं है। अच्छे अच्छे लोग बैठे बैठे चले जा रहे, मगर अपनी मिजाजों में तब्दीली लेके आओ नौजवानों। नहीं, एक सेल्फी ले लेता हूं, क्या करते सेल्फी लेके, पेट भरता? नहीं, एक सेल्फी ले लेता हूं, तुम्हारे से इंसाफ होगा। ये हाल हो चुका है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर था, बैतुल खला में गया, टॉयलेट में, वॉशरूम में, अंदर से निकला, मैं शेरवानी निकाल के बाहर, सिक्योरिटी वाले आजकल रहते हमारे साथ, बोला ठहरो, अभी निकल के हाथ धोने जा रहा हूं। एक साहब है, कान को लगे हुए है बड़े, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, हेडफोन लगे हुए हैं, 1 सेल्फी। बोला प्लीज वेट, नो नो आई वॉन्ट इट नाउ, अभी होना मेरे को, अभी छोना। अरे मेला निकल के आना, हाथ नहीं अभी होना। मेला ले, क्या करता है? मैं बोला फिर लेके जा रहे, 1 मिनट रुको, हाथ धोया। मैं अंदर नहीं लेते, नहीं अंदर क्या देखना है, नहीं इंडियन है या वेस्टर्न है वो भी देख लेना था। क्या है ये? नहीं, हंसने की बात नहीं है। दिल्ली के वहां एक नमाज पढ़ने की जगह है, मेडिटेशन सेंटर बोलते, वहां वजू कर रहा हूं मैं, अभी कुल्ली कर रहा हूं, मेरी फ्लाइट है, मेरी फ्लाइट है। अरे मैं बोला फ्लाइट, मैं महसूस नहीं कर रहा, कोई बोल रहा हूँ भाई नमाज पढ़, किसी को बोल रहा हूँ जल्दी चलो। अब मैं वजू कर रहा हूं, हाथ धो रहा हूं, सर कान में उंगली डाल के बालों, सर मेरी फ्लाइट है, एक फोटो लेने दो मेरे को। अरे मेरा ठहरो भाई, सबर, नहीं 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 मेरे को फ्लाइट है। अरे पैर धो लूं, नहीं सर मेरी फ्लाइट है। ये क्या है बताओ आप, ये क्या है बताओ आप? तुम मेरी फोटो लेके क्या कर लोगे मेरे भाई?
क्या होगा तुमको उससे बताओ। अगर तुम्हारे में तब्दीली नहीं आ रही, अगर तुम लड़ नहीं रहे हो जालिमों के खिलाफ, अगर तुम मुत्तहिदा अपने वोट को इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तुम मस्जिदों की अजमत को बचा नहीं पा रहे हो, तुम कब्रिस्तानों को नहीं बचा पा रहे हो, तो मेरी फोटो लेके क्या कर लोगे। तुमको इतना काबिल बनना है कि दुनिया तुम्हारे पीछे दौड़े कि मैं तुम्हारे साथ फोटो लेना। यह हमारा ख्वाब है, यह हमारी ख्वाहिश है, यह हमारी दुआएं हैं रात के अंधेरों में अल्लाह से। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, तुम कौम का मुस्तकबिल हो, तुम भारत का मुस्तकबिल हो। तुम्हारी मिसाल एक घर की ऊंची दीवार की तरह है। अगर किसी की घर की दीवार गिर जाती तो पड़ोसी उसको अपना रास्ता बना लेता है। तुम मत गिरो नौजवानों, तुम जिंदा रहोगे, तुम सीने तान कर अपनी जिंदगी को गुजारोगे तो तुम्हारे घर की दीवार मजबूत रहेगी। तुम्हारे घर के अंदर बसने वाले इज्जत की जिंदगी गुजारेंगे, हिफाजत से जिंदगी गुजारेंगे। नौजवानों, मैं तुमको यह पैगाम देने आया हूं कि अपने हौसलों को बुलंद रखो, मस्जिदों को आबाद रखो, नमाज की पाबंदी करो, झूठ मत बोलो, गाने अगर छोड़ नहीं सकते तो कम सुनो। याद रखो तुम मुस्तकबिल हो। कोई अगर ड्रग्स ले रहा है तो छोड़ो, क्या है ड्रग्स ये, तुम खाली एक वो क्या मार लिए, चुट्टा मार लिए। मैं देखा हूं नौजवानों को, रातों में जब आता हूं मैं हैदराबाद में, एक साहब तो बीच रोड पे आ गए, क्या हुआ, क्या हुआ, गाड़ी रोक दी, क्या हुआ, मालूम मेरे को नशे में बोल रहे, मैं आप जा रहे, देखना चाह रहा था आपको, क्या हुआ तेरे को, अपन ये क्या है, ये आप ये करने आए। अरे तौहीद का नशा ये जो है ना, सिर्फ अल्लाह को मानना, वो सबसे बड़ा नशा है। तुम एक बार उसको समझ गए कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब तुम समझ गए, तुम नारा तो लगा दिए ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर तुमको उसको समझना है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या, कि जमीन और आसमान का खालिक अल्लाह, आसमानों से बारिश बरसाने वाला अल्लाह, एक मां के पेट में खून के दुखड़े से तुमको पैदा करने वाला अल्लाह, और जब 40-90 दिन हो जाते हैं तो तुम्हारे मुकद्दर का लिखने वाला अल्लाह, तुम जब अपनी मां की पेट से पैदा होते हैं तुमको अपनी मां से दूध पिलाने वाला अल्लाह, जब तुम बूढ़े हो जाते हैं तो तुम्हारी ख्याल रखने वाला अल्लाह का रहम, और जब तुम खबर में जाते और जब तुम जिंदा किए जाते वो अल्लाह। ये ला इलाहा इल्लल्लाह है। तुम नारा तो लगा दिए, अल्लाह तुमको और मुझे तौफीक दे कि हम इस नारे को सही समझें। ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद क्या है, मोहम्मद रसूल अल्लाह, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ा इम्तियाज है। ये इसको मजबूत करेंगे। डर रहे क्या, यहां से आपने सज्जू लाला को 40,000 दिलाए थे, अब के आने वाले के बल्दिया इलेक्शन में कितने आप कामयाब करवाएंगे इंशाअल्लाह, बताओ। कि मोमिन वो है जो बार बार एक सुराख से नहीं डसा जाता। ये सरकार दो आलम की हदीस है। ये तमाम नासूर वैसे ही डसेंगे हमको आकर, नई नई बातें करेंगे। अब बिहार का इलेक्शन आ रहा तो शुरू हो गए मेरे पीछे, नहीं नो वोट काटते। अबे मैं 56 इयर्स का हो चुका हूं, अब मेरी इसम नवेसी की दरियाफ्ती गलत है, अब ये उम्र नहीं है मेरी दरियाफ्ती करने की। तुम देखो तुम क्यों हार रहे। अरे हम तो तुमको बोल रहे, अख्तर अली मान ने कहा आओ अगर तुमको ये पसंद है कि दोबारा बीजेपी बिहार में ना आए तो हमसे हाथ मिलाओ। तुम नहीं मिलाएंगे तो याद रखो ये हाथ तुम्हारे गिरेबान से भी खेलेगा इंशाअल्लाह ताला। ये हाथ बड़े दराज है, याद रखो।
इन हाथों में, इन बाजुओं में अल्लाह ने अपने हबीब के सदक़े में बहुत ताकत दी है। तुम्हारे वार, तुम्हारी गोलियां, तुम्हारे झूठ हमारी ताकत को, हमारे हौसलों को कभी कम नहीं कर सकेगी। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस का साथ दीजिए, हम रहे या ना रहे। हम नहीं रहेंगे तब भी आप मजलिस का परचम उठाकर लेकर चलना है आपको, क्योंकि ये परचम एक पार्टी का जरूर है, मगर ये एक उम्मीद दिलाता है मजलूमों को कि ये इंसाफ से दिलाने वाली पार्टी है। आपने देख लिया कि जब वक्फ का कानून पार्लियामेंट में पास हो रहा था, इम्तियाज जलील ने मुझसे कहा, असद भाई मैं आपकी तकरीर देख रहा था। मैं इम्तियाज जलील को बाद में बोला कि इम्तियाज जलील साहब, मैं तकरीर तो कर रहा था, मगर दिल में, मेरे जिस्म में एक तकलीफ थी, इतनी बड़ी तकलीफ थी कि काश अगर आप मेरे साथ इम्तियाज और अख्तरुल ईमान को कामयाब कर देते तो मेरी मस्जिद को छीनने का कानून नहीं बनता। काश अगर मेरे साथ इम्तियाज और अख्तरुल ईमान होते तो मेरी खानकाहों को वीरान करने का कानून नहीं बनता। उठो मेरे भाई, मेरे अल्फाज अगर कोई समझ रहा है कि जज्बात में लाना चाहता है सउद्दीन, नहीं, मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। अल्लाह जानता है मेरे सीने में क्या है, मैं किस तरह करब में रहता हूं भारत की पार्लियामेंट में। जब इन कानूनों को देखता हूं, कोई बैठ कर ये देख सकता है कि तुम्हारे सामने मस्जिद को छीनने का कानून बन गया? क्या कोई बर्दाश्त करेगा कि वो मस्जिद जो कयामत भी आएगी तो हर चीज पहाड़ रुई की तरह हो जाएंगे, मगर अल्लाह मस्जिदों को उठाकर जन्नत में रखेगा? बताओ किस तरह से तकलीफ उठाना पड़ता है। इसीलिए मेरे भाई, जमहूरियत है, अपने नुमाइंदों को कामयाब करो, चाहे जिला परिषद हो, लोकल बॉडी हो, असेंबली हो, पार्लियामेंट हो। हां, हम इंसान हैं, हम में गलतियां हैं, हम कोई फरिश्ते होने का दावा नहीं कर रहे। हम रोज तौबा करते, 100 200 मरतबा अल्लाह से भीख मांगते हैं, मगर हमारी बात को तो समझो। कब समझोगे मेरे भाई? कब अमल करोगे तुम? कब तुम इज्जत का ताज तुम्हारे सरों पर कब रखा जाएगा? बताओ। अगर तुम ये समझ रहे हो कि हमने मस्जिदों को आबाद रखा, यकीनन रखा, मगर मुस्तकबिल में क्या होगा बताओ? ये आपको मैं दावत फिक्र देता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि मजलिस को मजबूत रखिए और मेरे साथ नारा लगाइए कि वक्फ कानून को वापिस लो, वापिस लो, वक्फ कानून को 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 वापिस लो। नारे तकबीर, नारे तकबीर। और अब आप अपने फोन की लाइट को खोलकर पैगाम दीजिए जालिमों को कि परभनी में अब इत्तेहाद हो चुका है। दबा के खोलिए पूरे लाइटों को, रोशन कर दीजिए अपने घरों को, यह इत्तेहाद की निशानी है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये न्यूज कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुजर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान और उसी के साथ में शेख अयारा मैडम, साथ ही परभणी आज तक की कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज मैडम, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। अगर पहली बार आप हमारा न्यूज चैनल देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में सबसे पहले तो आप हमारे
न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभनी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम, लेडीज के लिए सेपरेट हॉल, माकूल पानी का इंतजाम, दरगाह से करीब, सबसे कम बजट में। विजिट जरूर कीजिए। आज परभनी शहर के सूबेदार नगर में सैयद फंक्शन हॉल स्थित है और सैयद फंक्शन हॉल में जिस तरह से यहाँ पर आप तमाम हजरात के लिए और जिस तरह से सैयद फंक्शन हॉल में यहाँ पर शादी ब्याह के लिए, एंगेजमेंट के लिए, मीटिंग के लिए और उसी के साथ में यहाँ पर रोजा इफ्तारी के लिए भी बहुत माकूल इंतजाम किया गया है। सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफी है। सैयद फंक्शन हॉल में स्क्रीन पर जो नंबर दिया है, ये नंबर यहाँ पर बुकिंग के लिए दिया गया है। यूसुफ भाई इनका ये नंबर है और दोनों भी नंबर जो स्क्रीन पर बताए जा रहे हैं, ये दोनों भी नंबर सैयद फंक्शन हॉल के लिए बुकिंग के लिए है। अगर आपको किसी फंक्शन में जाना है तो ऐसी सूरत में सैयद फंक्शन हॉल में आप लोगों के लिए ठहरने का भी इंतजाम किया गया है और सैयद फंक्शन हॉल सिर्फ नाम ही काफी है। सैयद फंक्शन हॉल परभनी शहर के सूबेदार नगर में स्थित है। सैयद फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर फ्रेश होने के लिए भी इंतजाम किया गया है और आप अगर ठहरना चाहते हैं, लॉज से बेहतर अगर आपको कहीं इंतजाम है तो सैयद फंक्शन हॉल में ये पूरा इंतजाम आप तमाम हजरात के लिए किया गया है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर शादी के लिए, एंगेजमेंट के लिए, छिल्ले के लिए अगर आपको सैयद फंक्शन हॉल चाहिए तो स्क्रीन पर यूसुफ भाई के नंबर दिए गए हैं और जिन नंबरों को हमने स्क्रीन पर लगाया है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं सैयद फंक्शन हॉल में बुकिंग के लिए और सैयद फंक्शन हॉल हमेशा आपकी सेवा में उपलब्ध है। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभनी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे, यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग के लिए परभनी शहर में अगर आपको एसी बिठाना है तो ऐसी सूरत में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड सेल्स और सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। इसमें मोबाइल नंबर शेख फैजान साहब, इनका मोबाइल नंबर 8482852927। उसी के साथ सेकंड नंबर 7875849786। इन नंबर पर कॉल कीजिए और शेख फैजान साहब इन्हें आपके एसी की सर्विसिंग के लिए और अगर आपको सेकंड एसी उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन अगर आपको होना तो ऐसी सूरत में आपने RR टावर यहाँ के कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर जरूर कांटेक्ट करें। याद रहे, एसी के बगैर कुछ नहीं। एसी है तो गर्मी में भी कूल है। अगर आपके घर में एसी लगा हुआ है और आपको अगर उसे रिपेयरिंग कराना है तो ऐसी सूरत में शेख फैजान इन्हें कॉल कीजिए। और अगर आप कॉल नहीं कर सकते हैं, अगर आपको एड्रेस चाहिए तो एड्रेस कूल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, RR टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। याद रखिए, ये सर्विस आप लोगों के लिए स्पेशली और आप लोगों के लिए अगर आप इस कॉल के जरिए से, अगर आप इस एड के जरिए से कूल पॉइंट
रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेंटर पर जाएंगे तो आपको विशेष तौर से डिस्काउंट ऑफर भी दिया जाएगा। इस बात का खास तौर से ख्याल रखिए। कुल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर, आरआर टावर, बस स्टैंड रोड, परभनी। सेकंड एसी अगर आपको खरीदना है तो वाजबी दाम में और बहुत अच्छी क्वालिटी के सेकंड एसी, उसी के साथ में रेफ्रिजरेशन आपको हर कंपनी के एसी और फ्रिज और रेफ्रिजरेशन मिलेंगे। याद रखिए, आप कुल पॉइंट रेफ्रिजरेशन एंड एसी सेल्स एंड सर्विस सेंटर पर एक बार जरूर आए। आरआर टावर, बस स्टैंड रोड, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947।